साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यूपी टेट को लेकर के जब से विज्ञापन आया हुआ है, कोई ना कोई बवाल आप सभी को अब लगातार सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा होगा, यूट्यूब पर देखने को मिल रहा है। सही भी है भाई, होना भी चाहिए, क्योंकि इतने लंबे अरसे के बाद जब आप विज्ञापन देंगे और विज्ञापन के अंदर तमाम खामियां अगर आप करके देंगे, तो किस बात की तैयारी, किस बात का आयोग। इतने लंबे समय से ऐसी तैयारी चल रही थी, ऐसी तैयारी चल रही थी कि लग रहा है कि तैयारी के प्रारंभ में ही सब कुछ धराशायी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या है मामला इस बार का? तो एक और जो इसमें कॉलम बनाया गया है यूपी टेट के इस बार के नोटिफिकेशन का जो कॉलम है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन की बात की गई है, उस नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो यूपी टेट में 90 अंक भी अब सुरक्षित नहीं होगा। मतलब कहने का क्या है कि जो विद्यार्थी 90 अंक को टारगेट करके पढ़ाई कर रहा है और वो परीक्षा में कैलकुलेटिव होगा कि अगर उसका 90 सही हो जा रहा है और वो अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहा है, तो ये उसके लिए खतरनाक हो जाएगा। तो ऐसे में आपके दिमाग में सवाल बचेगा कि फिर सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो वीडियो में बने रहना होगा आप सभी को। इन तमाम बातों को सुनने के लिए पूरी वीडियो में आप सभी लोगों को बने रहना होगा। चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक तो सभी लोग कर देना, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना। आज अखबारों ने भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया हुआ है। अखबार ने क्या इसको छापा हुआ है कि टीईटी में नॉर्मलाइजेशन का निर्णय होगा विवाद। टीईटी में नॉर्मलाइजेशन का निर्णय लिया है और इसको लेकर के होगा विवाद। क्या विवाद की स्थिति हो सकती है, आइए समझते हैं एक एक बात को। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन कैसे प्रभावित करता है, सारे मुद्दे हम लोग समझेंगे। पहले आप इस बात को समझिए कि 5 साल बाद होने जा रहा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नॉर्मलाइजेशन यानी कि मानकीकरण लागू कर सकता है। कर क्या सकता है, बकायदे उसने नोटिस में लिखा है। चयन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार यूपी टीईटी 2026 में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है। वो तो होना ही है, 20-25 लाख लोग आवेदन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आवेदन की संख्या तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब ऐसे में क्या होगा, अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने से क्या हो जाएगा, स्थिति नॉर्मलाइजेशन की आएगी। सभी अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली और एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है। एक दिन और एक पाली में नहीं होगी एक स्तर की परीक्षा, तो इसका मतलब है कि कई पालियों में होगी और कई दिनों में होगी। 2, 3, 4 जुलाई को डेट रखा ही गया है, तो इसका मतलब यह है कि 2, 3, 4 जुलाई को प्राइमरी जूनियर मिला करके कई दिनों में यानी तीनों दिनों में दो दो शिफ्ट में एग्जाम हो सकते हैं। हो सकता है कि प्राइमरी के कई शिफ्ट में हो जाए, जूनियर का एक आध दो शिफ्ट में निपट जाए। अब ऐसे में संकट क्या खड़ा होगा, यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों या एक से अधिक दिनों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन के स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू हो जाएगी। मतलब नॉर्मलाइजेशन वही फार्मूला लागू होगा जो कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी और उत्तर प्रदेश शिक्षा अधीनस्थ चयन आयोग और पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड आदि की ओर से लागू किया जाता है। सेम उसी तरीके का नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। आगे समझाता हूं कि ये नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, आपको वीडियो में पूरी बातें ध्यान से देखनी होगी। ऐसा होने पर अंकों को लेकर के विवाद होना तय हो जाएगा। जब परीक्षा कई शिफ्टों में होगी तो हर शिफ्ट का पेपर समान कठिनाई स्तर का नहीं होगा। तमाम अभ्यर्थियों का मानना है कि कठिन शिफ्टों में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके अंक कम हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। अभी हम आपको आगे उस बात की चर्चा करते हैं, पहले विवाद को समझ लें। 2 साल पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी आरओ आरओ और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन लागू करने की कोशिश की थी। इसको लेकर के बवाल हो गया था, लेकिन नवंबर के दूसरे सप्ताह में हजारों प्रतियोगी छात्र छात्राओं ने आंदोलन करना प्रारंभ किया। उसके बाद आयोग को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा और दोनों ही प्रारंभिक परीक्षाएं एक दिन एक ही पाली में कराई गई थी। नॉर्मलाइजेशन होता तो बहुत सारे जो विद्यार्थी फेल हैं पास होते हैं, जो बहुत पास हैं वो फेल, ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है ना। 11.25 लाख जो थे उसमें आरओ 2023 में तकरीबन 11.25 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा एक ही दिन में दिया था। वो भी सार्वजनिक परीक्षाओं के अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के मानकों का पालन करते हुए। तो जब 11.25 लाख लोग दे सकते हैं, तो 20 लाख लोग भी परीक्षा एक दिन में दे सकते हैं, एक ही पाली में दे सकते हैं। इसमें कोई इफ बट नहीं है। पहली बार एक और जानकारी है कि पहली बार डिजी लॉकर से प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। यूपीटीटी के प्रमाण पत्र परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की तिथि से आजीवन मान्य होंगे। चयन आयोग यूपीटीटी का प्रमाण पत्र पहली बार डिजी लॉकर के माध्यम से देगा, जिस तरह से सीटेट का आता है। अब आइए समझते हैं हम सभी लोग पूरी कहानी नॉर्मलाइजेशन की।
आगे चल करके। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी पहले नॉर्मलाइजेशन को समझा दीजिए कि नॉर्मलाइजेशन होगा कैसे। तो नॉर्मलाइजेशन है क्या, पहले आप इस बात को समझ लीजिए। देखिए, नॉर्मलाइजेशन या मानकीकरण एक सांख्यिकी प्रक्रिया होता है, स्टैटिकल प्रोसेस होता है। जब कोई परीक्षा बहुत अधिक छात्रों के कारण कई दिनों और कई शिफ्टों में आयोजित की जाती है, तो हर शिफ्ट का प्रश्न पत्र अलग अलग होता है। ऐसे में यह संभव है कि किसी शिफ्ट पेपर आसान आ जाए और किसी शिफ्ट का पेपर कठिन आ जाए। छात्रों के साथ भेदभाव ना हो, सभी का मूल्यांकन एक समान स्तर पर हो, इसके लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। मान लीजिए एक एक शिफ्ट में पेपर बहुत कठिन आ गया और एक शिफ्ट का पेपर बहुत आसान हो गया, तो आसान शिफ्ट वाले तो निपट जाएंगे, कठिन शिफ्ट वाले बेचारे जो है लटक जाएंगे। तो ऐसे में क्या है कि भेदभाव हो जाएगा। अब इस भेदभाव को रोकने के लिए क्या किया जाता है, तो शिफ्टों के सभी शिफ्टों के कठिनाई स्तर को एक समान करना होता है, इसी को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ये कैसे लागू होता है? आयोग एसएससी, रेलवे और अब यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग एक विशेष गणितीय फार्मूले का उपयोग करते हैं। क्या है ये? तो आइए गणितीय फार्मूले को आप समझिए। सबसे पहले हर शिफ्ट में छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है। जैसे इसने 90 अंक प्राप्त किया, इसने 80 प्राप्त किया, इसने 110 प्राप्त किया, इसने 120 प्राप्त किया, इसने 130 प्राप्त किया। सबका औसत निकाल लिया जाएगा, एवरेज निकाल लिया जाएगा। गणित से होंगे तो आपको पता ही होगा कि औसत कैसे निकाला जाता है। औसत मार्क निकाल लिया जाएगा एक शिफ्ट में। ध्यान से समझिए, सबसे पहले हर शिफ्ट में छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का एवरेज निकाला जाता है। इसके बाद कहानी क्या होती है, इसके बाद कठिनाई स्तर की पहचान की जाती है। कैसे पहचान की जाती है? जिस शिफ्ट का औसत स्कोर कम होता है उसे कठिन शिफ्ट माना जाता है। मान लीजिए एक शिफ्ट का औसत स्कोर 85 आ गया और एक शिफ्ट का औसत स्कोर 110 आ गया, तो 85 वाले को कठिन मान लिया जाएगा। मान लीजिए सुबह की पाली के औसत स्कोर बच्चों के 85 आ गए और शाम की पाली का औसत स्कोर 110 आ गया, तो ये इजी माना जाएगा और ये टफ माना जाएगा। जिसका औसत स्कोर ज्यादा होगा उसे आसान शिफ्ट माना जाता है। तब क्या होता है, अंकों का समायोजन किया जाता है। फिर कठिन शिफ्ट वाले छात्रों के रा मार्क्स यानी मूल अंक में कुछ अंक बढ़ा दिए जाते हैं और आसान शिफ्ट वाले छात्रों के अंक या तो उतने ही रहते हैं या कुछ कम कर दिए जाते हैं। ये होता है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। इसमें यूपीटीईटी में क्या होगा, यूपीटीईटी में जो कठिन शिफ्ट वाले होंगे उनके जो मूल अंक होंगे उसमें कुछ बढ़ा दिया जाएगा और आसान शिफ्ट वाले छात्रों के अंक काटे नहीं जाएंगे। इस बात को लेकर के निश्चिंत रहिएगा। जब कोई वैकेंसी होती है, जहां पर नियुक्ति की बात आती है, वहां पर आसान शिफ्ट वाले के नंबर काटे जाते हैं। ये पात्रता परीक्षा है, इसमें आसान शिफ्ट वालों का नंबर नहीं काटा जाएगा, कठिन शिफ्ट वालों का नंबर बढ़ा दिया जाएगा। इसलिए यूपी टेट में ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि 90 अंक का क्राइटेरिया क्या है, कैसे है। इसमें जो लोग अपनी क्षमता के हिसाब से जैसा करेंगे, कठिन शिफ्ट में अगर आप 85 नंबर भी पा रहे हो तो आपका 90 होने की संभावना रहेगी नॉर्मलाइजेशन के बाद। लेकिन अगर आप 110 पा रहे हैं तो उसके कटने की संभावना नहीं रहेगी। फालतू में र्यूमर बनाया जा रहा है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। नहीं कटेगा भाई, पात्रता परीक्षा में नंबर कटता नहीं है। कठिन शिफ्ट वालों का बढ़ जाएगा लेकिन आसान शिफ्ट वालों का घटेगा नहीं, कटेगा नहीं इसमें। हाँ, यही भर्ती प्रक्रिया होती तब कटता। तो एक मामले को लेकर के निश्चिंत रहो। पहली बात तो ये है, केवल तैयारी करो, फालतू के लफड़ेबाजी में नहीं पड़ना। इसका सामान्य प्रभाव क्या पड़ेगा, अंकों के उतार चढ़ाव। परीक्षा देने के बाद आंसर की से मिलाए गए अंक जो है अंतिम अंक नहीं होते हैं। रिजल्ट आने पर छात्रों के अंक घट या बढ़ सकते हैं। सटीकता का महत्व क्या है, कई फार्मूलों में नेगेटिव मार्किंग और आपकी सटीकता क्या हो उसका भी ध्यान रखा जाता है। हालांकि यूपी टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आयोग का कौन सा फार्मूला अपनाना है ये देख। तो देखो भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिंपल सी बात है। नेगेटिव मार्किंग होती तब क्या होता, तब नॉर्मलाइजेशन में नेगेटिव मार्किंग बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आप कहेंगे कैसे, तो ध्यान से समझिए। कुछ विद्यार्थी है ना, ज्यादा निगेटिव करके तब नंबर प्राप्त करते हैं और कुछ कम निगेटिव करके उतना नंबर। मान लीजिए 80 नंबर एक को मिला, 80 नंबर एक को मिला। ये जो 80 नंबर प्राप्त कर रहा है ये बहुत ज्यादा निगेटिव काट पीट करने के बाद इसने 150 का 150 कर दिया और इसका कट पीट करके 80 सही हो रहा है और इसने 80 का 80 सही किया। इसने 150 नहीं किया, इसने 80 का 80 किया। इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है और इसकी कम है, तो नॉर्मलाइजेशन में इसको घाटा हो जाएगा और इसको फायदा हो जाएगा। यहाँ निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो टेंशन नहीं लेना है। यहाँ फार्मूला कौन सा लागू होगा, तो यहाँ फार्मूला वही लागू होगा
कि जो कठिन शिफ्ट के कम नंबर वाले होंगे उनका नंबर बढ़ा दिया जाएगा, आसान शिफ्ट वालों का नंबर घटाया नहीं जाएगा, इस बात के लिए निश्चिंत रहें। यूपीटीटी एक पात्रता परीक्षा है जिसमें पास होने के लिए एक निश्चित कट ऑफ सामान्य वर्ग के लिए 90 और आरक्षित वर्ग के लिए 82 लाना अनिवार्य होता है। नॉर्मलाइजेशन लागू होने से छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? यदि उसी प्रोसेस से नॉर्मलाइजेशन हुआ तब बाउंड्री लाइन वाले छात्रों को सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा प्रभाव उन छात्रों पर पड़ेगा जो कट ऑफ के बिल्कुल करीब स्कोर हैं। आगे समझिएगा, अगर किसी सामान्य वर्ग के छात्र के आसान शिफ्ट में 91 नंबर आ रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके अंक घटकर 88 से 89 आ सकते हैं। यही वाला डाउट विद्यार्थियों को है, इसीलिए विद्यार्थी जो है परेशान है। तो पात्रता परीक्षा में आप निश्चिंत मान करके चलिएगा कि अगर आपका 91 है तो यही रहेगा। हाँ, अगर किसी छात्र का कठिन शिफ्ट में 87 अंक आ रहा है तो नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके अंक 90-91 हो जाएंगे। ये तो तय है, ये वाला पॉजिटिव है। ये वाला भर्ती प्रक्रिया में होता है, जहां पर शॉर्ट लिस्ट बना करके नौकरी देनी होती है ना, वहां नंबर काटा जाता है, कम किया जाता है। यहाँ काटा जाएगा नहीं, कम नहीं किया जाएगा, उतना ही रहेगा। कठिन शिफ्ट वालों का बढ़ा दिया जाएगा। यही विवाद से बचा भी सकता है। और यदि आयोग के दिमाग में ये बात ना आए तो आयोग को ऐसा ही करना चाहिए भविष्य के विवाद से बचने के लिए। वीडियो को शेयर करते जाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे कि आयोग नंबर काटने वाला काम ना करके कठिन शिफ्ट में नंबर बढ़ाने का काम केवल कर देगा तो विवाद से बचा रह जाएगा, अन्यथा विवाद होना तय है। और हमें लगता है कि आयोग इस पद्धति पर ही काम करेगा। आगे समझिए, यदि ऐसा होगा तो छात्रों में अनिश्चितता और तनाव आ जाएगा। पहले छात्र आंसर की अपने 90 या 82 जोड़कर निश्चिंत हो जाते थे, अब रिजल्ट आने तक वो 100% पक्का नहीं कर पाएंगे। नॉर्मलाइजेशन इस तरह से परेशान कर देगा। सेफ स्कोर का लक्ष्य बढ़ाना होगा। अगर ऐसा हुआ, मान के चलिएगा, पॉसिबिलिटी किसी भी बात की है, मान लीजिएगा कि अगर आपने 90 नंबर प्राप्त कर लिया, 91 नंबर प्राप्त कर लिया, 92 नॉर्मलाइजेशन में आपका घट गया, ऐसे में छात्रों को केवल 90 या 82 अंक लाने का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन के नुकसान से बचने के लिए कम से कम 100-110 का टारगेट सुरक्षित रखना होगा, ताकि जब कटे पीटे भी तो आप ना क्वालिफाई रहो, इस बात का ध्यान रहे। परीक्षा प्रणाली पर विवाद और असंतोष होगा कि जैसा कि अखबार कटिंग में है कि छात्र अक्सर मानते हैं कि भले उनके शिफ्ट का आसान था लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से अच्छे अंक प्राप्त किए। अंक कम होने पर छात्रों में भारी असंतोष हो जाता है, जैसा कि यूपी पीसीएस, आरओ आरओ और यूपीएसआई परीक्षाओं में लगातार देखने को मिला था। एक ही दिन एक ही शिफ्ट की मांग की जा रही है, इसलिए कि नॉर्मलाइजेशन के डर से छात्र यह मांग कर रहे हैं कि परीक्षा पहले की तरह एक ही दिन में और एक ही शिफ्ट में कराई जाए, ताकि किसी भी प्रकार के भविष्य के विवाद से बचा जाए और यूपीटीटी साकुशल संपन्न हो सके। तो उम्मीद करेंगे आप सभी को इस वीडियो सेशन के अंदर नॉर्मलाइजेशन की पूरी गणित आप सभी को समझ में आई होगी, खूब अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके तब जाइएगा। आज के सेशन में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।